हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मेघ आए कविता का भावार्थ। स्टूडेंट्स, मेघ आए कविता की रचना की है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और शुरू में इन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। मेघ आए कविता में कवि ने जाहिर तौर पर बादलों के आसमान में छाने के दृश्य का वर्णन किया है कि जब बादल बहुत गर्मी के बाद बरसात होने लगती है, बरसात की ऋतु आती है और बादल आसमान में छा जाते हैं, तो उस समय किसी एक गांव का वातावरण कैसा हो जाता है, वहां कैसा दृश्य बन जाता है, उस दृश्य का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। लेकिन इस कविता में एक प्रतीक अर्थ भी छिपा हुआ है। कवि साथ के साथ दोनों अर्थों को लेकर चल रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि जब किसी गांव में किसी एक घर में उनका दामाद जो कि शहर में रहता है और वो मिलने के लिए आता है, तो उस समय गांव का वातावरण कैसा हो जाता है, गांव में कौन सा दृश्य नया बन जाता है जब दामाद शहर से गांव आ रहे हैं। तो दोनों अर्थों में कविता साथ साथ चलती है। मैं आपको इसके दोनों अर्थ समझाती रहूंगी। आप कविता ध्यान से सुनिएगा और जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं वो प्लीज लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को अंत तक जरूर अटेंड करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लास के बीच में बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप क्लास को बीच में छोड़ेंगे तो आप हो सकता है कि उन इंपॉर्टेंट बातों से चूक जाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेघ आए जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझाती जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बया चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह से लंबे समय के बाद जब एक दामाद अपने ससुराल सज धज कर आता है तो गांव की नवयुवतियां यानी जो किशोर लड़कियां होती हैं उसके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके गांव पहुंचने से पहले ही पहुंचा देती हैं और सभी लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे गली की तरफ को खोल देते हैं और गली अपनी खिड़कियों से झांक करके देखने लगते हैं कि शहर से जो मेहमान आ रहे हैं यानी दामाद जो आ रहे हैं वो देखने में लगते कैसे हैं। तो ये गांव का वातावरण होता है, गांव का रिवाज होता है। गांव के लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि किसी एक के घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो वो पूरे गांव का ही मेहमान माना जाता है और दामाद को तो एक खास रेस्पेक्ट, खास सम्मान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और काले घने बादल आसमान में छाने लगते हैं, उन बादलों को आकाश में छाने से पहले क्या होता है कि तेज हवा चलने लगती है। यहां दिया है कविता में, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो बादल आसमान में जब छा रहे हैं तो उस समय तेज हवाएं चलने लगी हैं जो क्या संकेत देती हैं कि काले घने बादल आसमान में छा गए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यानी कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। कवि फिर कहता है कि तेज हवाओं के कारण घर की हवा बहुत तेज चल रही है तो दरवाजे खिड़कियां सब खुलने लग जाते हैं, अपने आप हवा से खुल जाते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उत्सुकतावश आकाश की तरफ देखने लगते हैं और आकाश में काले घने बादलों को देख करके सबका मन खुशी से, प्रसन्नता से, उल्लास से, हर्ष से भर जाता है। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शहर में रहने वाला दामाद जो है वो बादल रूपी दामाद बड़े लंबे समय के बाद बहुत बन ठन के संवर के सुंदर बन करके गांव में लौटा हो। तो पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, इसका अर्थ यही है कि ऐसा लग रहा है जैसे आज शहर से कोई मेहमान गांव में आ गया है। और आपको बता दूं कि गांव की भाषा में तो दामाद होता है उसे पाहुन भी कहा जाता है, मेहमान भी कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है
और गली गली एक शब्द 2 बार आ गया है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपके सिलेबस में है। आगे चलते हैं, दूसरी पंक्तियां हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर जो प्रकृति में बदलाव आते हैं ना, उनका वर्णन किया है। उसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ ही आंधी आने पर धूल ऐसे भाग रही है जैसे गांव की औरतें होती है ना, जब कोई मेहमान आए तो फटाफट से अपना घाघरा ऊपर उठा करके दौड़ लगा देती हैं एकदम घर की तरफ को। तो इस तरह से कवि वर्णन कर रहा है कि बादल के आने पर आंधी चलने लग गई, तो जो धूल मिट्टी नीचे कूड़ा करकट था वो सब का सब ऐसे भाग रहा है जैसे औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही हैं। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ झुकने लग गए हैं। अब ऐसा दिखाई दे रहा है मानो जो गांव के लोग हैं वो मेहमान को देख करके अपनी गर्दन उठा उठा करके उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। नदी ठिठकी घूंघट सरके, नदियां रुक गई हैं और घूंघट सरक गए हैं। तो नदी किसका रूप है यहाँ पर? औरतों का रूप है, जो अपना घूंघट सरका करके, क्योंकि गांव में औरतें घूंघट करती हैं, तो वो अपना घूंघट हटा करके तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब बारिश होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा आती है, उसके बाद आंधी आने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी हुई सारी धूल बिल्कुल साफ हो जाती है। और हवा बहुत तेज जब होती है, आंधी आती है, बहुत तेज हवा होती है, तो पेड़ झुकने लग जाते हैं। और इस तरह से नदी का जो पानी है वो ठहरा हुआ जो नदी का पानी होता है उसकी सुंदरता बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो नदी को यहाँ पर औरतों का रूप दिया गया है। कवि ने दोनों अर्थों में कविता को इस तरह से प्रकट किया है। और अब आगे की पंक्तियां हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन और गांव में किसी के घर में दामाद के आगमन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आता है तो क्या होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो सबसे आगे जाते हैं उसका वेलकम करने के लिए, उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करके अंदर लाने के लिए। तो घर के बड़े बुजुर्ग उसके सामने झुक जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि जब वर्षा आती है तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग गए आगे और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके मेहमान को लेकर के आए। इस दौरान बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब दामाद आए हैं तो उनकी कोई पत्नी भी होगी गांव में, तभी आए हैं दामाद। तो जो उनकी जीवन संगनी है वो बड़े गुस्से में है और ओट हो किवार की, दरवाजे के पीछे छिप गई है। और वो क्या कह रही है? आपने इतने दिनों के बाद मेरी सुध ली, मेरी खबर ली, क्या इतने दिनों तक आपको मेरी याद नहीं आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो गांव वाले जो होते हैं उसका पैर धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर ये वर्णन किया है कि हरसाया ताल पानी परात भर के, यानी कि जो गांव के नौजवान लड़के हैं वो परात भर के पानी लाए हैं और उस दामाद का, मेहमान के पैर धुला रहे हैं। गांव का एक रिवाज है कि जो बहुत लंबे समय बहुत दूर से कोई चलकर आ रहा है तो उनके पाँव को परात में पानी डालकर धुलवाया जाता है, जो एक सम्मान का भी सूचक है और जिससे पैरों की थकान भी उतर जाती है। क्योंकि पहले जमाने में आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल आया करते थे, तो इसीलिए यह वर्णन किया गया है कि परात में पानी लेकर के उनके पैर धुलाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्षों के बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी तरह से पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। जल की बूंदों के लिए जो पेड़ की टहनियां हैं वो बहुत
तरस गई हैं, बहुत गर्मी हो रही है, तो वो गर्मी में मुरझा रही हैं पेड़ की पत्तियां, टहनियां, तो वो गुस्से में दरवाजे के पीछे छिपकर बादलों से शिकायत कर रही हैं कि कब से हम प्यासे हैं और बादलों का इंतजार कर रहे हैं और तुमने आने में, बरसने में इतना समय लगा दिया। बादलों के आने की खुशी में तालाब भर जाते हैं, जब बारिश होने लगती है तो तालाब में पानी भर जाता है। पानी परात भर के लेकर आए हैं, यानी कि तालाब भर गए हैं और वो आने वाले बादलों का स्वागत कर रहे हैं। और अब अगली पंक्तियां, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी, अटारी का अर्थ है ऊंची जगह। जब गांव में मेहमान आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं गांव में, तो जब वो बहुत दूर हैं और किसी ऊंची जगह पर हैं तो गांव वालों को दिखाई देंगे ऊंची जगह पर हैं, तो वहां पर अपने पति को देखकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में जो शक होता है कि शायद मेरे पति अब नहीं आएंगे मुझसे मिलने, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उन्हें, वो नहीं आए हैं, वो संदेह अब उसका दूर हो गया है। वह मन ही मन अपने पति से माफी भी मांगती है कि मैंने आप पर शक किया कि आप मिलने के लिए नहीं आओगे, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और जब दोनों का मिलन होता है तो आंखों से आंसू, खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। पत्नी ने जो इतने लंबे समय से अपने आंसुओं को संभाल के रखा था, उनका बांध टूट जाता है और दोनों के मिलन में खुशी के आंसू बरसने लगते हैं। इसी तरह से बादलों के आने पर कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज कहा गया है उस जगह को जहां पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए से लगते हैं। हालांकि धरती और आसमान कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम बहुत दूर तक देखें अपनी नजरों से तो हमें एक जगह ऐसी दिखाई देती है जहां हमें लगता है कि धरती और आसमान बिल्कुल चिपक गए हैं, मिल रहे हैं। तो उस बादल जब क्षितिज पर छा चुके होते हैं और बिजली जोर जोर से चमकती है, तो क्षितिज पर छाए हुए बादलों को देखकर धरती बहुत खुश हो जाती है। धरती को पत्नी का रूप दिया है कवि ने यहाँ। उसका ये संदेह भी समाप्त हो जाता है कि अब बारिश होगी या नहीं होगी, यानी अब धरती को पूरा विश्वास हो गया है कि बादल आ गए हैं आसमान में तो वर्षा भी होगी और मेरी जो इतने दिनों की प्यास है वो बुझ जाएगी। फिर बादल और बिजली के मिलने से पानी झरझर करके बरसने लगता है और धरती का आंचल भीग जाता है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से कवि वर्णन कर रहा है। एक तरफ वो दामाद के अर्थ में कविता प्रस्तुत करता है, तो दूसरी तरफ वो हमारे लिए वर्षा के रूप में भी प्रस्तुत करता है। तो मैंने बताया आपको कि ये प्रतीक अर्थ में चल रही है कविता। एक अर्थ हमारे सामने है बादलों वाला और इसके पीछे दूसरा अर्थ छिपा हुआ है जो है दामाद के आने का। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता मेघ आए। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कविता जो सर्वेश्वर दया सक्सेना जी ने लिखी है और आपकी क्षितिज भाग 1 में ये कविता है। बहुत ही खूबसूरत वर्णन है इस कविता के अंदर बादलों का, दामाद के आने का। उम्मीद करती हूँ अगर आपने क्लास को पूरा अटेंड किया होगा तो आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें 2 अर्थ साथ साथ चल रहे हैं और दोनों ही अर्थों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको क्लास समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरी अगले आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचते रहेंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.